जिस रिश्ते में उसे खुशी ही नहीं मिली, जहां सिर्फ दर्द और तकलीफ मिली, उस रिश्ते को बचाने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम चुप रही तो ललित बार बार अपनी बातों से जज को कंफ्यूज करेगा और डिवोर्स मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। आज के एपिसोड में अपराजिता कोर्ट के सामने सीधा कह देती है कि जिस रिश्ते में उसे खुशी ही नहीं मिली, जहां सिर्फ दर्द और तकलीफ मिली, उस रिश्ते को बचाने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट में सब लोग उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। तभी उसकी लॉयर मिताली उसे हिम्मत देती है और कहती है कि हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अगर अपराजिता सच में डिवोर्स चाहती है तो उसे कोर्ट को पूरी सच्चाई बतानी होगी। मिताली समझाती है कि अगर वो चुप रही तो ललित बार बार अपनी बातों से जज को कंफ्यूज करेगा और डिवोर्स मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसी बीच ललित अचानक बेचैन होने लगता है। उसकी तबीयत खराब सी दिखने लगती है और वहां मौजूद लोग उसके लिए पानी मंगवाते हैं। सब उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन मिताली का ध्यान सिर्फ अपराजिता पर होता है। वो उसे याद दिलाती है कि वो हमेशा सच की ताकत पर भरोसा करती आई है, इसलिए आज भी उसे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सच बोलना है। अपराजिता कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है। उसके दिमाग में अपनी माँ की बातें घूमने लगती हैं, जैसे माँ उसके सामने खड़ी होकर कह रही हो कि अगर आज वो सच नहीं बोलेगी तो झूठ और मजबूत हो जाएगा। माँ की याद उसे हिम्मत देती है और वो फैसला कर लेती है कि अब वो किसी भी बात को छुपाएगी नहीं। फिर अपराजिता जज की तरफ देखकर कहती है कि वो कभी नहीं चाहती थी कि उसके और ललित के रिश्ते की सच्चाई सबके सामने आए। वो अपनी पर्सनल जिंदगी को कोर्ट में लाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। उसे सब कुछ बताना ही पड़ेगा। अपराजिता धीरे धीरे अपनी बात शुरू करती है। वो कहती है कि लोग अक्सर उससे पूछते हैं कि उसमें इतना सब्र कैसे है। इसका जवाब बहुत सिंपल है, उसके आंसू खत्म हो चुके हैं। इतने सालों में वो इतना रो चुकी है कि अब उसके पास रोने के लिए आंसू ही नहीं बचे। उसकी आवाज़ भर आती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बताती है कि ललित की बेइज्जती भरी बातें उसने रोज़ सुनी है। रोज़ उसे नीचा दिखाया गया, कभी उसे बोझ कहा गया, कभी उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाई गई। सिर्फ बातों से ही नहीं बल्कि उसने मार भी सही। हर बार वो सोचती रही कि शायद सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा, लेकिन आज अपराजिता साफ कह देती है कि अब वो और आंसू नहीं बहाएगी। ना वो ललित की बातें सहेगी और ना ही उसके हाथ उठाना बर्दाश्त करेगी। ये सुनकर ललित तुरंत जज के सामने सफाई देने लगता है। वो कहता है कि उसने सिर्फ एक बार गुस्से में हाथ उठाया था और उस बात का उसे हर दिन पछतावा होता है। वो रोज माफी मांगता है, लेकिन अपराजिता उसकी बात का तुरंत जवाब देती है। वो पूछती है कि क्या सिर्फ एक बार हाथ उठाना माफ किया जा सकता है? अगर किसी ने सड़क पर किसी अजनबी को मारा होता तो क्या उसके खिलाफ केस नहीं बनता? फिर सिर्फ इसलिए कि वो उसकी पत्नी है, क्या ललित जब चाहे उस पर हाथ उठा सकता है? कोर्ट का माहौल और भी सीरियस हो जाता है। अपराजिता एक और सच सबके सामने रखती है। वो बताती है कि एक बार ललित ने उसकी पहनी हुई साड़ी तक जला दी थी। ललित तुरंत कहता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और दिया गलती से उसके हाथ से गिर गया था, लेकिन अपराजिता उससे पूछती है कि अजीब बात है, हर गलती सिर्फ ललित से ही गलती से होती है और कभी किसी और से नहीं। उसके बाद अपराजिता अपनी जिंदगी का एक और दर्दनाक हिस्सा बताती है। वो कहती है कि ललित कभी नहीं चाहता था कि वो घर से बाहर जाकर काम करे। ललित बीच में कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन अपराजिता उसकी बात काट देती है। वो कहती है कि असली वजह ये नहीं थी जो ललित बता रहा है। असल वजह ये थी कि अगर वो काम करती, अपनी पहचान बना लेती, तो फिर उसके जुल्म चुपचाप सहना बंद कर देती। अपराजिता बताती है कि जब उसने एक कंपटीशन में हिस्सा लेकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश की, तब ललित ने उसकी सिलाई मशीन तोड़ दी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उसके हाथों को पैरों तले दबा दिया ताकि वो कंपटीशन में हिस्सा ही ना ले सके। इतनी तकलीफ के बाद भी अपराजिता ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से साड़ी तैयार की, लेकिन ललित ने वो साड़ी भी चुरा ली। ललित गुस्से में कहता है कि अपराजिता झूठ बोल रही है और उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जज दोनों की बात ध्यान से सुनते हैं। फिर वो अपराजिता से पूछते हैं कि इतने सारे इल्जाम लगाने के लिए उसके पास कोई सबूत है या नहीं। क्या उसने कभी किसी को अपने जख्म दिखाए, किसी से अपना दर्द बांटा या किसी को सच बताया? ललित का लॉयर भी इसी बात को पकड़ लेता है। वो कहता है कि अगर अपराजिता ने किसी और को नहीं बताया तो कम से कम अपनी माँ को तो सब कुछ जरूर बताया होगा। आखिर हर बेटी अपनी माँ से अपना दर्द बांटती है। जज भी अपराजिता से वही सवाल करते हैं। अपराजिता कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। फिर वो धीरे से कहती है कि उसने 4 साल तक अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। वो हमेशा यही सोचती रही कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो नहीं चाहती थी कि उसके माँ बाप उसकी वजह से परेशान हो या लोग उसके रिश्ते को गलत समझें।
वो बताती है कि जब हालात बिल्कुल हाथ से निकल गए तभी उसने ललित का घर छोड़ दिया और इंदौर आ गई। उसके बाद ही उसने अपने परिवार को सारी सच्चाई बताई। जज कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे मामले की सबसे बड़ी गवाह सिर्फ अपराजिता खुद है। ये सुनकर अपराजिता को अचानक एक बात याद आती है और वो तुरंत कहती है कि एक गवाह और भी है। वो बताती है कि रक्षित भारद्वाज जो उसके बॉस हैं, उन्होंने उसके हाथ की चोट खुद देखी थी और उस वक्त उसकी हालत भी समझी थी। कोर्ट में रक्षित का नाम सुनते ही माहौल एक बार फिर बदलने लगता है। रक्षित भारद्वाज का नाम सुनते ही कोर्ट का माहौल अचानक बदल जाता है। ललित के लॉयर तुरंत इस बात को पकड़ लेते हैं और अपराजिता से सवाल करते हैं कि क्या यही वही रक्षित भारद्वाज हैं जिनके साथ उसका अफेयर चल रहा है। ये इल्जाम सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। अपराजिता और उसकी लॉयर मिताली दोनों हैरान रह जाती हैं, लेकिन ललित का लॉयर बिना रुके अपनी बात आगे बढ़ाता रहता है। इसी के साथ सीन रक्षित के ऑफिस की तरफ चला जाता है। रक्षित सुबह से ही अपराजिता की कोर्ट हियरिंग को लेकर परेशान होता है। वो मिस्टर दुबे को बुलाता है और कहता है कि आज अपराजिता को ऑफिस से छुट्टी दे दी जाए, साथ ही अपनी सारी मीटिंग्स भी कैंसिल करने के लिए कह देता है। रक्षित के चेहरे पर साफ नजर आ रहा होता है कि उसका ध्यान किसी बिजनेस मीटिंग में नहीं बल्कि कोर्ट में चल रहे केस पर है। रक्षित कहता है कि उसे लगता है अपराजिता इस वक्त बहुत नर्वस होगी, इसीलिए वो खुद कोर्ट जाने का सोच रहा है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका हौसला बढ़ा सके। मिस्टर दुबे रक्षित की बात सुनते हैं और हल्का सा मजाक करते हुए कहते हैं कि जब से रक्षित टेंशन में है तब से इंसाफ है और वो सच में अपराजिता का भला चाहता है तो आखिर में सब कुछ अच्छा ही होगा। ये बात सुनकर रक्षित थोड़ा शांत जरूर होता है, लेकिन उसकी नज़रें अब भी कोर्ट की तरफ ही लगी होती हैं। उधर कोर्ट में ललित का लॉयर अपनी बात को और तेज कर देता है। वो जज से कहता है कि अब उसे समझ आ गया है कि अपराजिता ललित के साथ अपना रिश्ता क्यों खत्म करना चाहती है। उसके मुताबिक असली वजह घर के झगड़े या मारपीट नहीं बल्कि रक्षित भारद्वाज के साथ उसका रिश्ता है। वो जज के सामने सीधा आरोप लगाता है कि अपराजिता का एक अमीर आदमी के साथ गैर कानूनी संबंध है और इसी वजह से वो डिवोर्स लेना चाहती है। मिताली तुरंत उस बात का विरोध करती है और कहती है कि ये सब बकवास है, लेकिन ललित का लॉयर अपनी लंबी दलील शुरू कर देता है। वो कहता है कि अक्सर कहा जाता है कि एक लड़की शादी के बाद अपने ससुराल में सपने और उम्मीदें लेकर जाती है। फिर वो कहता है कि ये सिर्फ आधा सच है। उसके हिसाब से हर लड़की एक ऐसी जिंदगी चाहती है जहां पैसा, सुख और आराम हो। अगर उसे ये सब नहीं मिलता तो वो नया रास्ता ढूंढने लगती है। उसकी बातों का निशाना सीधा अपराजिता होती है। वो कहता है कि ललित गरीब था और उसके पास वो सुविधाएं नहीं थीं जो अपराजिता चाहती थी। इसीलिए जैसे ही रक्षित जैसे अमीर आदमी की एंट्री हुई, अपराजिता ने तुरंत अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया। उसके मुताबिक अपराजिता ने सोचा कि उसके सपने ललित के साथ नहीं बल्कि रक्षित के साथ पूरे हो सकते हैं। कोर्ट में बैठे लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं। लॉयर अपनी दलील को और आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अगर हर पत्नी सिर्फ इसलिए अपने गरीब पति को छोड़ने लगे क्योंकि उसे कोई अमीर आदमी मिल गया तो फिर शादी जैसे पवित्र रिश्ते की कोई अहमियत ही नहीं बचेगी। वो जज से अपील करता है कि अपराजिता की डिवोर्स की मांग को खारिज कर दिया जाए, लेकिन मिताली तुरंत खड़ी होती है और बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब देती है। वो कहती है कि लॉयर की हिंदी चाहे कितनी भी शुद्ध हो, लेकिन उसकी सोच बिल्कुल गलत है। कोर्ट को भावनाओं से भरी कहानियां नहीं बल्कि सच और सबूत चाहिए। मिताली की बात सुनकर कोर्ट का माहौल एक बार फिर बदल जाता है। ललित का लॉयर तुरंत कहता है कि अगर सबूत चाहिए तो उसके पास सबूत भी मौजूद है। वो कुछ तस्वीरें और हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स जज के सामने पेश करता है। वो बताता है कि जब अपराजिता हॉस्पिटल में एडमिट थी तब एडमिशन फॉर्म पर रक्षित भारद्वाज ने हस्बैंड की जगह साइन किया था। लॉयर इसी बात को अपनी सबसे बड़ी एविडेंस बताता है। उसके बाद वो एक और वाकया याद दिलाता है। वो कहता है कि जब ललित हॉस्पिटल में अपराजिता से मिलने गया था तब रक्षित ने उसकी पिटाई भी की थी। लॉयर जज से पूछता है कि क्या इतने सबूत के बाद भी कोई शक रह जाता है कि रक्षित और अपराजिता के बीच सिर्फ दोस्ती है। मिताली फिर उस एविडेंस का जवाब देती है। वो कहती है कि किसी मुश्किल वक्त में किसी की मदद करना अफेयर का सबूत नहीं होता। अगर रक्षित ने इंसानियत के नाते अपराजिता की मदद की तो उससे गैर कानूनी रिश्ता कैसे माना जा सकता है। लेकिन ललित का लॉयर फिर एक और सवाल उठाता है। वो पूछता है कि आखिर रक्षित इतनी मदद क्यों कर रहा था। आखिर उनके बीच ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसकी वजह से वो हर वक्त अपराजिता के साथ नजर आता है। इसी बीच कहानी एक फ्लैशबैक की तरफ बढ़ती है, जहां रक्षित के घर में उसकी मां सुधा और घर के दूसरे लोग अपराजिता के लिए शादी का रिश्ता लेकर जाने की बात कर रहे होते हैं। सुधा पूरी खुशी के साथ कहती हैं कि अब वक्त आ गया है कि अपराजिता को अपने घर की बहू बनाया जाए, लेकिन घर की एक और बड़ी मेंबर इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होती और कहती है कि इतना बड़ा फैसला रक्षित से पूछे बिना लेना ठीक नहीं है।
इसी बात के साथ एपिसोड का अगला हिस्सा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ लेने लगता है। एक लड़की हो गई राजी, ले आओ कहीं से काजी। एक लड़की हो गई राजी, ले आओ कहीं से काजी। एक लड़की हो गई राजी, ले आओ कहीं से काजी। आज फिर हो जाए होने वाली बात, आज फिर हो जाए पहली पहली मुलाकात। आज फिर हो जाए होने वाली बात, आज फिर हो जाए पहली पहली मुलाकात। आज फिर हो जाए होने वाली बात, आज फिर हो जाए पहली पहली मुलाकात। इश्क में हो गए कामयाब हम, हाँ इश्क में हो गए कामयाब हम। लड़की हो गई नक्की, अपने आप ही कर दी यारो, बात है उसने पक्की। प्यार निशानी एक अंगूठी, अरे प्यार निशानी एक अंगूठी, डाल दूं उसके हाथ। आज फिर हो जाए होने वाली बात, आज फिर हो जाए पहली पहली मुलाकात। आज फिर हो जाए होने वाली बात, आज फिर हो जाए पहली पहली मुलाकात।